नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, जो उत्तर पश्चिमी भारत की एक ढाल है, एक प्राकृतिक रीढ़ है, जो राजस्थान की ही नहीं बल्कि 4-5 राज्यों की एक सांस्कृतिक विरासत है, भौगोलिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जिसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है, जो हम सबकी धरोहर है, हम सबकी विरासत है, हम सबकी पहचान है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला का क्या कुछ विशेष महत्व है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में एक्सपर्ट का एक पैनल मौजूद है। मैं जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ में सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर शर्मा जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ भूगोलवेत्ता हैं। आपने करीबन 36 साल तक राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं और आपने उत्कृष्टता के साथ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप एक लेखक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर शर्मा जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ में प्रदीप अग्रवाल सर मौजूद हैं। आप पूर्व अतिरिक्त निदेशक रहे हैं। आप खान एवं भू विभाग राजस्थान में पूर्व अतिरिक्त निदेशक के पद पर करीबन 35 साल तक सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में आप भारत सरकार की कई संस्थानों के साथ में एक एडवाइजर के तौर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रदीप अग्रवाल जी के बाद में मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ में उमाराम चौधरी जी मौजूद हैं। आप पूर्व अधिकारी रहे हैं भारतीय वन सेवा के। आपने मुख्य वन संरक्षक के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और आपने करीबन 30 से 35 सालों तक आपने इस क्षेत्र में सेवाएं दी हैं और वर्तमान में आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुहिम चला रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स का जो पैनल मौजूद है, इनके साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इस रिपोर्ट को। अरावली पर्वतमाला एक ऐसी पर्वतमाला जो उत्तर पश्चिमी भारत की प्राकृतिक रीढ़ व ढाल मानी जाती है, जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली तक फैली हुई है। इसका महत्व भौगोलिक, पर्यावरणीय, जलवायु, ऐतिहासिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये थार मरुस्थल व उपजाऊ मैदानों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। ये क्षेत्र की भौगोलिक संरचना व भूमि की स्थिरता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अरावली के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के एक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वहीं प्रदेश की जनता का कहना है कि अरावली हमारी धरोहर, हमारी जिम्मेदारी है। इसका संरक्षण करना हम सभी का संकल्प है। समझने वाली बात यह है कि अरावली है क्या? अरावली क्या सिर्फ पहाड़ पत्थर है? नहीं, अरावली हमारी जीवन धारा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पत्थर ही नहीं है, इसके अंदर जीवंत जीव रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जिनके अंदर भी आत्मा होती है। अरावली तो हमारी माँ जैसी है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसकी सुरक्षा हमारे पूर्वजों ने की है। यह केंद्र है गढ़ किलों का, यह केंद्र है तालाब और नहरों का, बांधों का। अनेकों ऐसे जो 5 स्टेटों में जो ये केंद्र बने हुए हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अरावली हमारी प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। अरावली में बहुत सारी खनिज संपदा है, अरावली में बहुत सारी औषधियां मिलती है। अगर हम अरावली में नहीं जाएंगे तो हमारा सारा जीवन कैसे चलेगा? तो अरावली केवल एक पत्थरों के लिए नहीं है, अरावली का बहुत उपयोग है। कुल मिलाकर अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक अनमोल धरोहर व विरासत ही नहीं है, बल्कि पंच महाभूतों का अद्भुत संगम है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास व हमारे भविष्य से जुड़ी वो प्राकृतिक संपत्ति है जिसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान।
तो पंच महाभूतों का अद्भुत संगम अरावली पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब मैं आपकी तरफ रुख करूंगा और आप तीनों से मेरा कॉमन प्रश्न यही रहेगा। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अरावली क्या है? जैसा कि अभी भूमिका में पूरी बात बताई कि पंचभूतों का महासंगम है अरावली। अरावली हमारी प्रदेश की और जो 4 राज्य हैं उनकी रीढ़ की हड्डी है। अरावली है तो हमारी संस्कृति है, अरावली है तो हमारे संसाधन हैं, अरावली है तो हमारा पर्यावरण है। इसलिए अरावली का महत्व जो है भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में हमारे सामने है। और आज जो इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही समसामयिक विषय के ऊपर आज चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में 20 नवंबर को जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, उसके बाद में पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर अरावली एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर के सामने आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय जो है उन्होंने फिर बदला है और अरावली के संरक्षण के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने दिया है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। अरावली की पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में भी आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन फिलहाल उमाराम जी चौधरी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप पूर्व वन संरक्षक रहे, तो एक वन संरक्षक होने के नाते अरावली के क्या कुछ मायने हैं? उमाराम जी। देखिए साहब, अरावली जो है हमारे उधर इसको आडावड़ बोलते हैं, आडावड़ा या आडावड़ो जी। आडा का मतलब होता है आडा, यानी जो रेगिस्तान है वो आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक तरह से रोक है, अवरोध है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। और ये प्राकृतिक रूप से स्पष्ट भी है कि अरावली के पश्चिम की तरफ आपको रेगिस्तान मिलेगा और पूर्व की तरफ आपको मैदानी इलाका मिलेगा जो सरसब्ज है। तो अरावली जो एक तरह से अरावली की जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे और छोटे मोटे सारे वनस्पतियां, जो अरावली की जैव विविधता है वो यहाँ की स्थानीय जैवता अपने आप में अनूठी है। मैं खाली पेड़ पौधों की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे छोटा घास से लगाकर बड़े से बड़ा पौधा जिसमें कई तरह के पौधे हैं, मिश्रित वन है, यहाँ कई तरह की वनस्पतियाँ मिलेगी। उसके साथ में जो जीव जंतु है, यहाँ महत्वपूर्ण जीव जंतु, सारे जीव जंतुओं की बात हो रही है। छोटा जीव जंतु जो स्थानीय लेवल पे यहाँ पे होता है, वो जो सारी बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे अरावली में मौजूद है। और अरावली में ही हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे वन पाए जाते हैं, बहुत अच्छा जंगल पाया जाता है और काफी सारे अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र अरावली में है। काफी सारे वन्य जीव अरावली में, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो संकटाग्रस्त प्रजातियां हैं, वो भी अरावली को मिलेगी। तो विरासत में हमें जो ये चीजें मिली है, हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए इनको रखना है और इसके संरक्षण के लिए हमें हर कदम उठाना चाहिए ताकि ये विरासत जो हमें मिली है इसको हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंप सके। बिल्कुल उमाराम जी, संरक्षण के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रदीप अग्रवाल जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आप खनन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक रहे हैं आप खान और भू विज्ञान विभाग के, तो एक अतिरिक्त निदेशक होने के नाते आपने 30 साल तक काम किया है। खनन के क्षेत्र को देखते हुए अरावली की क्या कुछ मायने हैं? देखिए, बहुत सारे दुर्लभ खनिज जी अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। भारत सरकार ने अभी एक क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया है जिसमें लगभग 30 मिनरल्स को क्रिटिकल माना है हमारे देश के लिए, हमारी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। उन 30 में से लगभग 20-22 मिनरल, 25 मिनरल हमारे राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिनमें से करीब 15 से 17 मिनरल्स का तो खनन भी हो रहा है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 2047 का विजन डॉक्यूमेंट है विकसित भारत का, उसकी कंप्लायंस के लिए, उसको अचीव करने के लिए खनिजों का दोहन उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारी विरासत को संरक्षण की आवश्यकता है। और ये जो मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जितना पब्लिक में एक तरीके से सेंसिटाइज हुआ है, उसमें कुछ भ्रांतियां ज्यादा हैं जिसका और अपन अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस निर्णय से ऐसा नहीं हुआ है कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां एकदम से खत्म हो जाएंगी या खत्म ही हो जाएंगी। बिल्कुल कोई पहाड़ी खत्म नहीं होगी, किसी तरह का कोई ऐसा
नुकसान नहीं होगा। जो खनन चल रहा है उसमें ही खनन किया जाएगा। जी 19.19% टोटल अरावली के 50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र का माइनिंग लीज में जी ओनली 0.19% एरिया आज की तारीख में प्रेजेंट माइनिंग में है। जी उसका भी 0.19% का भी लगभग 25% एक्टिव माइनिंग में है, बाकी तो लीज एरिया का पार्ट है जहां पर अनब्रोकन है वो। जी So, बिल्कुल। अगर हम उसकी बात करें 50,000 स्क्वायर किलोमीटर की आज जो पिछले शतकों से हमारी जो माइनिंग हो रही है उसमें हम 0.19% का एरिया कवर कर पाए हैं जी। कवर किया हुआ है। उसका भी ब्रोकन अप एरिया उसका भी 25% है। काफी कुछ टेक्निकल बिंदु है, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अरावली के संरक्षण को लेकर हम सबकी जिम्मेदारी जो तय करी गई है और लगातार जैसा कि हमने वीडियो रिपोर्ट में भी दिखाया कि अरावली सिर्फ पर्वतमाला नहीं है, ये हम सबकी एक माता की तरह है जो हमारा पोषण कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में। विस्तार से आपके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोफेसर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अरावली की क्या कुछ पृष्ठभूमि है, कैसे इसका उद्भव हुआ, वो शुरू से लेकर अब तक का जो सफर है अरावली का, किस तरीके से अरावली का पृष्ठभूमि रही है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अरावली जैसा कि बताया गया है कि प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जी और इसकी तुलना साधारणतः जो है अपलेशियन पर्वत जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग के अंदर दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पूर्व तक फैली हुई है जी उसकी तुलना इसके साथ में की जाती है। और भारत में भी दक्षिणी भारत में धारवाड़ ग्रुप है, उनके साथ में इसकी तुलना की जाती है। इसका उद्भव प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हुआ था और अरावली आज के रूप में अगर हम देखें तो अवशिष्ट पर्वतमाला है जी। ये ओरिजिनल पर्वतमाला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर 3 साइकिल जो है उसने अपना रूप बदला है। एक बार इनका लेवलीकरण हो गया, पेनिप्लेनेशन हुआ, फिर उद्भव हुआ जी, फिर उसके बाद में पेनिप्लेनेशन हुआ। ये एक भूगर्भिक परंपरा थी, प्रक्रिया थी जिसके तहत इसका विकास हुआ है। और आज जो स्वरूप है अरावली का वो एक रेजिडुअल माउंटेन सिस्टम के रूप में जो है ये जानी जाती है। और इसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मानव क्रियाकलापों के द्वारा होता है उसको रोकने की आवश्यकता है जी। क्योंकि अभी जो निर्णय आया है उसमें 100 मीटर की बात कही गई है कि धरातल से 100 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत ही अरावली की श्रृंखला में आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सर्वे हुए हैं अरावली को फिर से सर्वे की रिव्यू रिपोर्ट भी बना दी गई, रिव्यू कमेटी भी बना दी गई। अब फिर से वो जो पैमाना है उसको वापस पैमाना निश्चित किया जाएगा। ये तो खैर क्लियर हो गई बात कि 100 मीटर का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक अच्छा, इसके अलावा पहले भी इसके ऊपर कार्य होता रहा है जी। 1984 के अंदर जो है एक सर्वे हुआ था राजस्थान में ही और अरावली को लेकर के वो सर्वे था। बिरला इंस्टीट्यूट को ये कार्य दिया गया था। उस वक्त सरकार के सामने एक समस्या थी कि पूरे भारत के अंदर जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें अरावली नहीं आते थे जी। 1984 के अंदर इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका सर्वे करवाया गया। बिल्कुल। और उसमें ये निश्चित किया गया कि अरावली भी पर्वत श्रृंखला के रूप में जो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए जी। और उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने एक आवेदन दिया कि इसके लिए ग्रांट मिलनी चाहिए जी। उसके बाद में फिर उसके ऊपर कार्रवाई हुई। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है काफी कुछ बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। 2002 के अंदर जो है माइनिंग के 2002 के बाद में टोटल बैन लगा दिया, टोटल बैन लग गया। 2004 के बाद में, फिर 2010 के बाद में, अभी फिलहाल फिर से कमेटी बनाई गई है। कुल मिलाकर अरावली संरक्षण को लेकर जागरूकता का जो था वो जागरूकता ज्यादा जनता को जागरूक कर रही है कि कैसे करके अरावली जो हम सबको पोषित करती है किसी न किसी मायने में, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मैं महात्मा गांधी के 2 लाइनें कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। नेचर प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, बिल्कुल, नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। प्रकृति ने हमें अपने जीने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन हमारा जो ये लालच है, बिल्कुल, उस लालच की वजह से जो पर्यावरण के अंदर विघटन हो रहा है, अरावली भी उसमें से एक है जी। जिस तरह से अरावली के अंदर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वन विनाश की क्रिया हो रही है, वो एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। हालांकि 91 के अंदर इंडो जापान गवर्नमेंट के माध्यम से भी अरावली के एफोरेस्टेशन का प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन
उसकी कोई स्वरूप हमारे सामने नहीं आया बिल्कुल। जिसको देख करके हम कहें कि अरावली का बहुत अच्छी तरह से संरक्षण हो रहा जी, है। संरक्षण का आपने जिक्र किया, तो संरक्षण की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं प्रदीप अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको किस तरीके से संरक्षित किया जाए? क्योंकि एक तरफ जैसा आपने बताया कि अरावली में बहुमूल्य खनिज है जो विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है, दूसरी तरफ हमने ऐसे पैरामीटर तय करना भी जरूरी है जहां पे पर्यावरण संरक्षण की भी जिम्मेदारी हमारे पास में। दोनों चीजों को एक साथ में किस तरीके से किया जाए? विकास जी, आपके इस प्रश्न का जवाब से पहले एक एड ऑन करना चाहूंगा जो प्रश्न आपने बिल्कुल शर्मा साहब से पूछा था कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विकास कैसे हुआ। जी सर। तो जब पृथ्वी ठंडी हुई, आग का गोला थी, और जब आग का गोला ठंडा होता है तो पपड़ी बनती है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं जी। और उस क्रस्ट में कुछ उभरे हुए पोर्शन रहते हैं, कुछ डिप्रेशंस रहते हैं। तो जो उभरे हुए पोर्शन है उनको हम क्रेटोन बोलते हैं, और ऐसे 5 क्रेटोन इंडिया में हैं, जिनमें से एक अरावली क्रेटोन है, एक धारवाड़ क्रेटोन है, एक बस्तर क्रेटोन है, सिंहभूम क्रेटोन है, और एक हमसे लगता हुआ बुंदेलखंड क्रेटोन है। बिल्कुल। सो ये जो क्रेटॉन्स है, इन क्रेटॉन्स जब एटमॉस्फेयर बना तो इनसे जो रेनफॉल और ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ, उनसे वो जो डिप्रेशन वाले पार्ट थे उनके अंदर फिलिंग शुरू हुई। तो सबसे पहला क्रेटॉन बनने की जो प्रक्रिया है वो 4.5 बिलियन ईयर्स जब पृथ्वी बनी थी तब से लेकर लगभग 3200 मिलियन ईयर्स या 3.2 बिलियन ईयर्स तक चली। उसके बाद वो पपड़ी बनी और 3200 मिलियन ईयर्स की जो चट्टाने हैं उनको हम अरावली क्रेटोन में शुरू करते हैं। और जो यंगेस्ट चट्टाने हमारे यहाँ मिलती हैं वो 600-650 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, जिनको हम प्री कैम्ब्रियन या डेली सुपर ग्रुप ऑफ रॉक्स कहते हैं। इस बीच में 2 साइकिल और हुई, एक भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की साइकिल हुई जो 1700, 1800, 2200 मिलियन ईयर्स के करीब थी, और एक जो है अरावली हुई। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस प्रोसेस होकर आज प्रेजेंट डे में आए। ये पर्वत कभी किसी समय हिमालय से भी ऊंचे थे, जैसा शर्मा साहब ने बनाया कि ये रेजिडुअल माउंटेन्स है, रेलिक्ट माउंटेन्स है, इनका अपरदन हो चुका है, इनका इरोजन हो चुका है, और ये रेलिक्ट माउंटेन्स है, ये बहुत रिजिड माउंटेन्स हैं, तो इनका संरक्षण तो बहुत जरूरी है ही। और इन्हीं संरक्षण के चलते जो आपने दूसरा प्रश्न मेरे से पूछा अभी कि कैसे हम बैलेंस्ड बनाएं, तो सबसे पहले तो हमें एक मैपिंग करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू मिनरल्स। हमने अभी तक इस कंटेक्स्ट में, अरावली के कंटेक्स्ट में कॉम्प्रिहेंसिव मिनरल मैपिंग नहीं की है जी। और हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग माइंस हैं उन माइंस के सबके माइनिंग प्लान बने हुए हैं। माइनिंग प्लान के अंदर सब में ये दिया हुआ है कि कितना ब्रोकन अप एरिया है, कितना किस किस लैंड यूज के लिए, ओवरबर्डन स्टोरेज के लिए कितना है, प्लांटेशन के लिए कितना है, हॉल रोड डेवलपमेंट के लिए कितना है। इन सबकी अगर हम इन्वेंट्री करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, मिनरल वाइज, तो हम एक फिगर पे पहुंच सकते हैं कि टोटल जो अरावली के अंदर माइनिंग के लीज का एरिया दे रखा है उसमें से भी ब्रोकन अप एरिया कितना है। और अगर वो हम देखते हैं तो ब्रोकन अप एरिया इतना कम है, मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि उसके माइनिंग के कारण जो है संरक्षण, वो संरक्षण माइनिंग के कारण खराब नहीं हो रहा है, बल्कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस और दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसा उमाराम साहब ने भी बताया कि डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है जलाऊ लकड़ी काटना जी। ग्रेजिंग, जो थिक फॉरेस्ट है उनमें भी ग्रेजिंग होती है और जो पेरिफेरल फॉरेस्ट है उनमें तो बिल्कुल ग्रेजिंग होती है। उनको रोकना, कॉन्फ्लिक्ट इतने हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट इतने हैं फॉरेस्ट एंड इसके, खराई अरावली में नहीं है, दुनिया के हर इकोसिस्टम में है जी, वैसे ही अरावली में भी है जी। सो दुनिया का एवरी इकोसिस्टम विच इज इफेक्टेड बाय दीस एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, अरावली भी उसी से है। तो हमें उन पे काम करने की भी जरूरत है। खाली माइनिंग को एक मुद्दा बनाना जी, ये शायद काफी मुद्दे हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अरावली को प्रभावित कर रहे हैं, सिर्फ खनन का ये एक मुद्दा नहीं है। उमाराम जी, जैसा कि अग्रवाल साहब ने जिक्र किया कि अरावली का संरक्षण बहुत जरूरी है, सिर्फ माइनिंग केवल मुद्दा नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है? अरावली को किन से खतरा है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि अरावली हमारी जो सभ्यता है, अगर आप देखेंगे, मैं अरावली के साथ साथ में उस हर पर्वत की बात करूंगा जो छोटा है चाहे बड़ा हो। पर्वत चाहे छोटा हो, इसको पहाड़ बोलते हैं, लोकल भाषा में डूंगर बोलते हैं, मगरा बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह के लिए वो मगरा, वो डूंगर, वो पर्वत चाहे छोटा हो बड़ा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से बात करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर खेती और पशुपालन का काम होता है जी।
देखिए कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों के किनारे बसी है और नदियां ज्यादातर पर्वतों से निकलती हैं। तो जो हमको जीवन देता है, पानी जो जीवन देता है और मिट्टी जो जीवन देती है, अगर मिट्टी कट जाती है तो मिट्टी देखिए हजारों सालों में बनती है, और जो मिट्टी कटती है वो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है जिसको हजारों करोड़ों साल बनने में लगे और उसको बहने में चंद क्षण लगते हैं, चंद पल लगते हैं। और ये देखिए साहब, ये मिट्टी जो बह जाती है या जैसे मान लो किसी पर्यावरण का विनाश हो जाता है तो ये एक तरफा है, मतलब दिस इज वन वे ट्रैफिक। आप इसको, आप पहाड़ को वापस नहीं बना सकते, आप किसी पर्वत को वापस नहीं बना सकते, उसी तरह आप किसी मिट्टी को वापस पहाड़ पे नहीं चढ़ा सकते। तो ये जो एक वन वे ट्रैफिक टाइप काम होता है ये खतरनाक है। और देखिए हमारे राजस्थान में जो अरावली पर, जैसे मैंने कहा था आड़ा बड़ा, तो जो स्थानीय लोग इसको ऐसा मानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो रेन होती है, जो बरसात होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम अरावली करता है। अरावली एक ऐसा सिस्टम है जो पानी को पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ बांटता है। अगर ये अरावली पर्वत के ऊपर से वनस्पति नहीं हो, बीच में मैं थोड़ी बात और बताना चाहूंगा कि आप सिंपल देखिए, अगर किसी पट्टे के ऊपर पानी गिराते हैं तो बह के चला जाता है, लेकिन उसे पट्टे के ऊपर बोरी का अपन टाट रखना है और पानी गिराएं तो वो सोख जाता है। ठीक उसी तरह जो बरसात का पानी आता है, अगर पर्वतों के, अगर पहाड़ों पे, अगर डूंगर पे, अगर मगरे पे वनस्पति रहेगी, मैं वनस्पति की बात करता हूं, छोटा घास भी और बड़ा पेड़ भी अगर रहेगा तो वो पानी उस जमीन में जाएगा और पानी जमीन में जाकर के नदियों में जाएगा। देखिए आप राजस्थान का जालोर ले लीजिए, पाली ले लीजिए, राजसमंद ले लीजिए, सब में जो नदियां हैं ये 12 नदियां चलती थी, सब में नदियां, नदियों के किनारे किसान लोग बसे हैं, नदियों के किनारे खेती हो रही है। और वो अगर नदियां सूख जाएगी तो यहाँ के आदमी का जो रोजी रोटी का सवाल है हो जाएगा। और केवल नदियां अरावली की तलहटी में तो बसे हैं, लेकिन आगे जो शहर है अरावली के, जो ये नदियां जा रही है रेगिस्तानी इलाके में, वहां भी इसके किनारे कई शहर और गांव बसे हैं। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बताना चाहूंगा, सबके आप देखिए, आप सेठ बालोतरा तक जाएंगे तो भी लूनी नदी का पानी वहीं। बिल्कुल। तो अगर ये नदियां चलती है, नदियां तभी चलेगी जब इस मिट्टी का संरक्षण कर सकें, जब इस जल का संरक्षण करें। और इनका करने का एक ही तरीका है और वो है हम वनस्पति का आवरण को बनाए रखें। जो भी चीज बची है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो भी चीज बची है उसको बचाएं। पहले क्या हुआ, जैसे पहले अब कई जो दुर्लभ प्रजातियां हैं वो भी हमको बचानी है, और जो हमारे पूर्वज जो छोड़ के गए, अगर हम आज नहीं संभले तो ये अरावली जो है, ये अरावली का अगर मान लो इस तरह से अगर नुकसान होता है, मैं फिर बात करूंगा, मैं छोटे बड़े पहाड़ की उसमें सबकी भूमिका मानता हूं। स्थानीय लेवल पर आप सोचिए, उस आदमी का जो जिसकी आर्थिक स्थिति उसके ऊपर है, वो उसके लिए उस पर्वत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बड़ा सुंदर लगता है धरती के ऊपर पर्वत। आप भी चाहेंगे पर्वतों में घूमना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। पर्वत जो भारत में हम पर्वतों को भी भगवान मानते हैं। और अग्रवाल साहब, जैसा कि उमाराम जी ने बताया कि किस तरीके से जो पर्वतों से नदियां निकलती है और नदियों के किनारे हमने देखा है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता, बड़ी बड़ी सभ्यताओं, मानव सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारे हुआ है। ऐसे में अरावली जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का जो संरक्षण है वो कितना जरूरी है? जी देखिए, संरक्षण तो बहुत जरूरी है जी। जैसा उमाराम साहब ने बताया, खनन के अलावा आपको क्या कुछ चुनौतियां लगती हैं जिनसे निपटना हमें बाकी? जैसा उमाराम साहब ने बताया कि छोटी पहाड़ी हो, बड़ी पहाड़ी हो, मगरा हो, रड़ी हो, जो भी लोकल भाषा में बोलते हैं हम उनको, ये सब माइक्रो वाटरशेड मैनेजमेंट के पार्ट है। करेक्ट। और बहुत सारे माइक्रो वाटरशेड मिलकर एक मैक्रो वाटरशेड बनाता है जी। अभी उमर साहब ने जैसे लूनी नदी की बात करी, लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, उद्गम स्थल उसका अजमेर का नाग पहाड़ है। नाग पहाड़ से वो, और उसको नाग पहाड़ को हम वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का वाटर डिवाइड भी बोलते हैं जी। लूनी किसी जमाने में जियोलॉजिकल पास में 1000 साल पहले शायद पेरिनियल रिवर थी, 12मासी नदी थी, लेकिन आज लूनी का पानी मौसमी हो गया, मौसम जोधपुर भी नहीं पहुंचता है, जोधपुर भी नहीं पहुंचता है आज जो लूनी का पानी मौसम में पहुंच जाता है बालोतरा। अब अगर मैं ये बात करूं कि माइनिंग एक रीजन है, तो 1000 साल से तो माइनिंग थी नहीं, तो इसका मतलब प्राकृतिक कारण भी कुछ हो सकते हैं। हम एंथ्रोपोजेनिक कारणों की बात ना करें, हम प्राकृतिक कारणों को भी उतना ही ध्यान में रखें कि कुछ प्रकृति, जैसे जियोलॉजिकल पास में आइस एजेस हुई हैं, 5 ग्लेशियल इंटरग्लेशियल पीरियड्स जियोलॉजिकल पास में हो चुके हैं और अभी हम 5वें इंटरग्लेशियल पीरियड से गुजर रहे हैं। सो नेचुरल रीजन से, कोरोलिसिस फोर्सेस ऑफ अर्थ है, जो नेचुरल रीजन है उनको भी हम आइडेंटिफाई करें, फ्लैग करें, जिनको हम नहीं रोक सकते हैं, और उनका ब्लेम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस पे ना दें। ये हमारी आदत हो गई है वर्ल्ड वाइड, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर हम अपने क्रियाकलापों को ही हम दोष ठहराना शुरू कर देते हैं, तो उसमें एक डिस्टिंक्शन करने की भी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो प्राकृतिक कारण है उनके ऊपर तो हमारा वश नहीं चलता, लेकिन जो कृत्रिम कारण है वो क्या कुछ कारण है वो जानना बहुत जरूरी है। आपसे कृत्रिम कारण क्या वो भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोफेसर साहब आपके पास में आना चाहूंगा।
अरावली का भौगोलिक महत्व की बात करी जाए जी। तो क्या कुछ भौगोलिक महत्व है वो आपसे देखिए, विस्तार से जानना अरावली का चाहेंगे। जी, सबसे बड़ा भौगोलिक महत्व यह है कि ये भारत की वाटर डिवाइडिंग लाइन है। बिल्कुल। इसी श्रृंखला के दोनों तरफ, इधर चंबल, बनास, ये सारी नदियां जो है मिलकर के गंगा और उसमें जाती है। बिल्कुल। इधर पश्चिमी राजस्थान के लूनी की इनकी बात कही, ये उधर अरब सागर के अंदर जाकर के मिलती है, और पूर्व वाली जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। इसके अलावा रेगिस्तानीकरण की प्रक्रिया को रोकने के अंदर अरावली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अरावली की महत्वपूर्ण भूमिका जो है मानसून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली श्रृंखला की वजह से ही पूर्वी राजस्थान के अंदर जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं चल करके आती है, बे ऑफ बंगाल से, उनको जो है रोक करके पूर्वी राजस्थान के अंदर वर्षा करती है, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर सूखे की स्थिति है, ये हम सब जानते हैं। जी। मैं अग्रवाल साहब की बात को जो है आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के अंदर, पिछले कालों के अंदर जलवायु परिवर्तन होता रहा है। जी। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल एर्डिजोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी काम किया, हमने भी जो है ट्रॉपिकल जियोमॉर्फोलॉजी पे काम किया था। उसमें हमने ये देखा है कि राजस्थान के अगर क्वार्टरनरी पीरियड को भी हम देखें तो क्वार्टरनरी पीरियड में भी 4 क्लाइमेटिक फेजेज हुए हैं। जी। 2 ड्राई फेजेज और 2 वेट फेजेज। 10,000 वर्ष पूर्व जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर हरा भरा क्षेत्र था जी। और सरस्वती नाम की नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती थी। यमुना भी सरस्वती का ही भाग थी, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला के इस क्षेत्र के अंदर, पर्टिकुलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उसमें थोड़ा सा उत्थान हुआ, और उस उत्थान की वजह से फिर जो है ये दोनों नदियां अलग अलग हो गई। तो राजस्थान के अंदर जो है मरुस्थलीकरण को रोकने में, जल संसाधनों के विकास के अंदर, और अन्य जो है जो जैव विविधता से जुड़े हुए हैं, उसमें राजस्थान के अंदर अरावली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं जल संसाधनों की तरफ बात करूंगा। जैसा आपने बताया कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो पानी को ज़्यादा सोखेंगे, धरातल के अंदर पानी। आज जो राजस्थान में जल की स्थिति है वो ये है कि 246 जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं राजस्थान में, जी, उसमें 250 के करीब जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं वो तो क्रिटिकल स्टेज और डार्क जोन में पहुंच गए हैं। केवल 34 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं जिनके अंदर सुरक्षित पानी की सेफ कैटेगरी में आते हैं। जी। 2-3 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं जहां पर सेलेनाइज वाटर है। जी। इसके अलावा दूसरी जो समस्या है वो है फ्लोराइड की प्रॉब्लम। बिल्कुल। क्योंकि ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है जिसकी वजह से अंडरग्राउंड उसमें फ्लोराइड की मात्रा पानी में हो गई, और उसकी वजह से ही हमारे जितने भी रोग हैं, कुबर का निकलना, कुबर पट्टी का, अजमेर कुबर नागौर, पट्टी एक एरिया अलग ही कहलाता है, जो बांका पट्टी जो एरिया है वो उसी का परिणाम है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अरावली के संरक्षण के साथ में अफोरेस्टेशन का कार्य होना चाहिए। जी। मैं एक प्रोजेक्ट का रेफरेंस आपको देना चाहूँगा। 2001 से लेके 2017 तक इसरो के साथ में हम लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन एटलस पे काम करते रहे हैं। जी। हमने देखा है कि जो सर्वे सैटेलाइट डाटा के माध्यम से किए गए, उसमें यहाँ पर जो वेजिटेशन की स्थिति, वेजिटल डिग्रेडेशन जो है 2011 तक जो है डिग्रेडेशन था 6.25 वेजिटल डिग्रेडेशन। जी। तो टोटल राजस्थान का जो फॉरेस्ट एरिया है 9.25 जो आज दिखाते हैं, उसमें 7, अब जो रिसेंट सर्वे हुआ है सैटेलाइट डाटा के माध्यम से, उसमें 7.2% एरिया जो है वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। जी। तो बहुत बड़ा गैप है। तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट को हमें देखना है कि किस तरह से उनमें अफोरेस्टेशन का कार्य करके ये जो अरावली की श्रृंखला है उसको बचाया जाए। नेचुरल काजेज भी रहे हैं, और नेचुरल काजेज की वजह से भी परिवर्तन पूर्व में होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो मानवकृत क्रियाकलाप हैं उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, और उनके ऊपर हमें, मैं ये नहीं कहता कि माइनिंग की वजह से ही ये सब हो रहा है, मानवकृत क्रियाकलाप हैं, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर भी जिस तरह से वेजिटल कटिंग हो रही है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। बिल्कुल। और उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाने बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। अग्रवाल साहब, जिस तरीके से खनन नीति बनाई गई है, वन नीति बनाई गई है, हरियाणा और राजस्थान समेत कई ऐसे
चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि फिर से हरियाणा राजस्थान हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, किसी भी सरकार, गुजरात की सरकार हो, हर कोई चाहता है कि वन ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे। आप किस तरीके से देखते हैं जो खनन नीति बनाई गई है, जो वन नीति बनाई गई है? देखिए, खनन नीति और वन नीति आपस में दोनों शब्द ही परस्पर विरोधी है। बिल्कुल। और इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात ज्यादा करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम बहुत कम करते हैं। विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास की भी एक सीमा में रहकर विकास किया जाए, जैसा आपने दोनों नीतियों का जिक्र। और एक और वर्ड चलता है एकेडमिक फील्ड्स में, प्रोफेशंस में, निम्बी अप्रोच। हर आदमी को मिनरल चाहिए। आज आप और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हमारे शरीर और हमारे मोबाइल में शायद 40 से 50 मिनरल्स हमारे साथ हैं, हमारे जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ को आसान बना रहे हैं। तो लेकिन निम्बी अप्रोच ये कहती है कि आई नीड एवरी मिनरल, आई नीड एवरीथिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, बट नॉट इन माई बैकयार्ड। यानी मेरे पीछे, मेरे घर के पिछवाड़े में माइनिंग नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज दी व्हाट द निम्बी अप्रोच इज। सो इससे हमें दूर होना पड़ेगा, निम्बी अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और माइनिंग में हम शायद इस बात को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि हमने कितना प्लांटेशन किया है। आज हमारे पास ये फिगर नहीं है कि पिछले 20 साल के अंदर, पर्टिकुलरली जब से एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का मैंडेट आया है, तब से लेकर हमने एक्चुअल में कितना प्लांटेशन किया है। कागजों में तो हो सकता है कि हमने बहुत कुछ अचीव किया हो, लेकिन हमने एक्चुअल प्लांटेशन कितना किया है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और जैसा अभी शर्मा साहब ने कहा कि इसरो के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट किया इन्होंने सैटेलाइट बेस्ड डाटा से, तो हम टाइम सीरीज एनालिसिस करके ये डेटा जनरेट कर सकते हैं कि माइनिंग एरियाज में आज के 20 साल पहले कितना प्लांटेशन था, आज के 10 साल पहले कितना प्लांटेशन था, और आज कितना प्लांटेशन है। और एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा निश्चित रूप से। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारे माइन ओनर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्लांटेशन किया है, लेकिन हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, या हम उसको जो है ना उस फिगर को अराइव नहीं कर पाए हैं, हमने उसको रिकॉर्डेड नहीं किया, डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। तो एक इस तरह की स्टडी करने की बहुत जरूरत है कि हमने कितना एरिया प्लांटेशन में। उमाराम जी से जवाब ले लेते हैं इसका। उमाराम जी, जिस तरीके से अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि इस तरीके से मैपिंग करी जानी चाहिए, और जैसा कि सरकार ने, राज्य सरकार ने अभी कहा भी है कि अरावली के चारों तरफ एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें अरावली के चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि वन ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे, और भी कई चीजें हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे अरावली के संरक्षण के लिए। तो इस तरह के प्रयास आगामी भविष्य के लिए कितने कुछ लाभदायक साबित हो सकते हैं? जी उमाराम जी। देखिए, दोनों विद्वान साथियों ने जो बात की है, मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। छोटी सी बात है जी। निवेदन है कि सदियों से ये पर्यावरण हमारा यहाँ पे आया है, रहता आया है, हमारे पुरखे यहाँ पे रहे हैं, लेकिन जो पिछले 40-50 साल में हुआ है वो किस वजह से हुआ है वो सभी जानते हैं। तो 40-50 साल में जो हुआ है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं अरावली में पला पड़ा बड़ा हुआ हूँ, अरावली को मैंने बचपन से देखा है, अरावली के प्रभाव को देखा है। तो आज से 40-50 साल पहले जो हमारी पर्यावरणीय परिस्थिति थी और आज ये क्या हो गया है, एक फिजिक्स का वर्ड होता है एक्सेलरेशन। तो जिस तरह से जो प्रोफेसर साहब ने बताया कि मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है, वो किन कारणों से हो रहा है ये आप सब जानते हैं। तो जो मानवीय हस्तक्षेप हो रहा है उसकी वजह से हमारा पर्यावरण बहुत ही त्वरित गति से खत्म हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से मनुष्य की, जिस तरह से मानव की आकांक्षाएं और जो मांगें बढ़ रही है, उससे हमारे पर्यावरण के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। आप पर्यावरण के क्षेत्र में ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, किसी में भी ले लीजिए, तो हमें इस समय कम से कम जो पीछे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ, उसका अध्ययन करके और आगे हमें आज से सचेत हो जाना है। कुछ प्रजातियां, चाहे फ्लोरा की हो चाहे फोना की हो, हमसे हमेशा के लिए विदा हो गई हैं, उनको वापस क्रिएट नहीं कर सकते। उसी तरह जो पहाड़ आप खोदेंगे, जो पहाड़ के ऊपर जो आप पेड़ काटेंगे, उनको उस सूरत में लाना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन मानता हूं मैं। ये आप पहाड़, जैसे मान लो माइनिंग की बात की, तो माइनिंग में आप माइनिंग करने के बाद में मेरा ये मानना है कि जो आपका फोना है, जो जीव जंतु छोटे मोटे वहां कीड़े मकोड़े, हर का अपना महत्व है। जो घास है वो वहां से खत्म हो गई, वो आपकी कंडीशन वहां पे पारिस्थितिक परिस्थितियां वापस वैसी उत्पन्न नहीं होती हो सकती, तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। क्योंकि इकोसिस्टम को बनने में खान करने के लिए आप वापस वैसा जंगल बना देंगे, ये मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया। एक बात और करना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में निश्चित रूप से वृक्षारोपण, पौधारोपण बढ़ा है, और जो फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया है उनकी रिपोर्ट्स भी कहती है, और ये जितना भी प्रोटेक्शन संरक्षित क्षेत्र आप देखते हैं, जो वन्य जीव जो बचे हैं, इसमें संरक्षण का बहुत
बहुत बड़ा महत्व है। तो पिछले कुछ सालों में सरकारों ने और सरकारी महकमों ने काम किया है और इसके साथ में जनता का बहुत बड़ा भागीदारी बनी है। आप हर आदमी देखिए प्लांटेशन के लिए पौधा लगाता है, कई लोग हैं जो खुद अपने 200-300 पौधे लगाते हैं। तो जमाना अब बदल रहा है और नया पर्यावरण के बारे में जागरूक हो रही है और सब अपने पौधों को लगे हुए। हमें संरक्षण को इसको और आगे बढ़ाना। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा समय लो रहा, कि हमें व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं कि हम किसी मंच पे बोले, हमें व्यक्तिगत रूप से चीजों को पर्यावरण की तरफ अपनाना पड़ेगा। हमने अपने ऊपर अंगीकार करना पड़ेगा कि मेरे अहाते में या मेरे बाड़े में तो पौधा नहीं लगे, किसी और के बाड़े में लगे, जो इसे बताया था इन्होंने, वैसी बात नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को आज की तारीख में जिम्मेदारी समझनी है। अरावली मेरी विरासत है, पर्वत चाहे छोटा बड़ा मेरा विरासत है, उसको बचाना है और सतत जो विकास का है वो सतत विकास हमें करना है। हमारी जनरेशन के लिए चीजें छोड़नी है, खाली आप चले वो वाली बात नहीं करनी है। जो गांधी जी ने कहा है, हमें जो लोभ नहीं करना है, हमें जनरेशन के लिए चीजों को छोड़ना है। सस्टेनेबल सोशल उपयोग जो हमें चीजों का करना है। प्रोफेसर साहब जी, इसी श्रृंखला के अंदर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और बड़ी सकारात्मक पहल है अगर वो सक्सेसफुल होती है। 2023 में गवर्नमेंट ने जो है अरावली वाल प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसके लिए 500 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित भी कर दिए हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट सही रूप में आता है और वन रोपण का कार्यक्रम अगर बहुत ढंग से होता है तो मैं समझता हूं कि संपोषक विकास की बात, दीर्घकालीन विकास की बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो हम लोग कर रहे हैं, उस दिशा में एक अच्छा कदम होगा और इसी तरफ हमें जो है ध्यान देने की जरूरत है और तभी जो है अरावली को संरक्षित किया जा सकता है। हालांकि पूर्व में भी कई प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट जापान गवर्नमेंट के साथ में था, उसके अलावा जो है 85-84 के बाद में काफी कार्य हुआ है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस गति से वन विनाश की क्रिया भी हुई है साथ साथ मानवकृत क्रियाकलापों के द्वारा, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए और अरावली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट जो भी शुरू हुआ 23 के अंदर, इसको अगर सही रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है तो मैं समझता हूं कि अरावली के संरक्षण के अंदर बहुत बड़ी पहल होगी और मैं समझता हूं कि अरावली का भविष्य जो है उससे जुड़ा होगा। जी बिल्कुल सर, भौगोलिक और आर्थिक जो महत्व है अरावली का उसके बारे में हमने चर्चा करी, लेकिन सर ये समझना भी जरूरी है कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। जी प्रोफेसर साहब, ऐतिहासिक महत्व तो है ही ना, मैंने बताया था ना भी कि अरावली का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उसमें जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, उस वक्त जलवायु भिन्न प्रकार की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता, पीलीबंगा, कालीबंगा, ये सारी सभ्यताएं जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर विकसित हुई, क्योंकि उस वक्त वहां की प्रकृति वहां रहने लायक लोगों के लिए थी और जलवायु जो है वहां की लोगों के रहने के लिए थी। तो इस प्रकार की स्थितियां, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो डिग्रेडेशन हुआ, उसमें विनाश की क्रिया, जैसा मैंने बताया कि अरावली के इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर थोड़ा सा उत्थान की क्रिया हुई, उस वजह से चेंजेज आए, जलवायु में परिवर्तन हुआ और उस वजह से जो हमारी सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर रहे, उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। बिल्कुल, राजस्थान की खूबसूरती के साथ में एक विविधता भी देती है, क्योंकि अरावली के एक तरफ आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे तो दूसरी तरफ हरियाली देखने को मिलेगी। अग्रवाल साहब, हम जिक्र कर रहे थे कृत्रिम कारणों का, प्राकृतिक कारणों का आपने जिक्र किया, लेकिन जब भी हम घर बनाने का सोचते हैं तब सीमेंट की बात करते हैं, ईंट की बात करते हैं, और भी कई तरह की चीजें हमें जरूरत रहती है। वो सारी ज़रूरतें हैं वो इनके माध्यम से ही पूरी होती है। एक तरफ हमें संरक्षण भी करना है, दूसरी तरफ हमें ये चीज़ें भी चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है इनके ऑप्शन के तौर पे कि वो इन चीज़ों की पूर्ति कर सके? जी अग्रवाल साहब। विकास जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी हमारी बुनियादी आवश्यकता है मकान बनाने के लिए, वो हमें खाली अरावली से ही नहीं मिलती है। अरावली के पश्चिमी पार्ट में जितना भी हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, लोकली अवेलेबल जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए, आम आदमी के लिए सबसे सस्ता, सुंदर, सुलभ खनिज या निर्माण सामग्री की आवश्यकता है, तो वो तो लोकली अवेलेबल रहनी चाहिए। लेकिन जो शहरीकरण हो रहे हैं जी, उसके कारण कुछ लोकलाइज्ड ग्रोथ सेंटर्स बनते जा रहे हैं। जैसे राजस्थान में बात करें तो जयपुर एक ग्रोथ सेंटर है जी, या जयपुर से नज़दीक हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, एनसीआर एक ग्रोथ सेंटर है। सो जो राजस्थान से खनिज एनसीआर को कैटर करता है,
वो एक बहुत बड़ा कारण है जो खनिज निर्माण सामग्री का परिवहन, खनन, दोहन, इन सब का जो हो रहा है, और जो जितना माइनिंग के प्रति एक नेगेटिव माहौल जो बनता है वो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस निर्माण सामग्री के दोहन का है, जो राजस्थान से बाहर जा रही है, एनसीआर को कैटर कर रही है या वेस्टर्न यूपी को कैटर कर रही है। अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, आगरा से लेकर कानपुर और जेवर और उसके आगे तक अलीगढ़ तक, तो वहाँ भी निर्माण सामग्री नहीं है, राजस्थान से ही वहाँ निर्माण सामग्री वहाँ जाती है। तो अब ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों का धर्म भी हमें निभाना है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, तो हमें एक इस तरह की एक एग्रीगेट पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटा सा दूसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी हम लोग 300-350 मिलियन टन सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अराउंड 450 मिलियन टन। 2030 तक हमारी भारत सरकार की जो प्रोजेक्शंस हैं वो 900 मिलियन टन सीमेंट बनाने की है। अगर 900 मिलियन टन सीमेंट अगर हमें बनाना है और कंज्यूम करना है तो उसके अगेंस्ट में इसका 1:9, 1:8 के रेशो में एग्रीगेट चाहिए, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, चाहे कोर्स एग्रीगेट हो, बजरी हो, चाहे रोडी हो। तो इसका मतलब हमारे को 8-9 हज़ार मिलियन टन हर साल एग्रीगेट की आवश्यकता है। अगर मैं एनसीआर को इंडिया के 4 बड़े ग्रोथ सेंटर्स में मानूं तो और उसका 10% भी एनसीआर को दूं तो 1000 मिलियन टन पर एनएम की रिक्वायरमेंट है हमारी एनसीआर के लिए। एंड देयर इज नो पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं है हमारे देश के अंदर एग्रीगेट को लेकर, ना ही तो नेशनल पॉलिसी है, ना ही स्टेट पॉलिसी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जैसे जैसे सुझाव मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे इस क्षेत्र में कोई समस्याएं आ रही है तो उनको लेकर लगातार उनको सरल कैसे किया जाए, तो हमें एक पॉलिसी बनाने की बिल्कुल पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अरावली के अलावा अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन और भी कुछ पहाड़ियां हैं जिनसे हमें अरावली की जो हम अरावली से पूर्ति करते हैं वो उनसे हो जाए? देखिए, राजस्थान के अंदर अरावली के क्षेत्र की पहाड़ियों को अगर हम बात करें, जैसा कि कुछ सर्वे के माध्यम से जानकारी मिली है, 12,081 टोटल पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र के अंदर और उसमें से जो 100 मीटर की जो बात अभी हुई है उसमें 48 के करीब जो है वो पहाड़ियां जो है उसके अंतर्गत आती है। यानी बहुत अधिक क्षेत्र जो है वो उससे बाहर हो जाता है। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि अगर इतना बड़ा पहाड़ियों का झुंड यहाँ पर है अरावली के आसपास के क्षेत्र में, तो उसको भी हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि प्रोटेक्शन हमारे लिए कामयाब होगा। इसीलिए जो है आसपास के क्षेत्र की आपने बात की, तो आसपास में जैसे विंध्यन है, अरावली के पूर्व के अंदर जो है विंध्यन श्रृंखला है, वहां से भी मार्बल तो खैर नहीं, लेकिन ये सैंडस्टोन और ये आ सकते हैं, आते भी होंगे, आ ही रहे हैं। मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है संदर्भ में कि वहां से यहाँ पर ये इस प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल आता है या नहीं आता है, लेकिन आसपास के जो स्टेट्स हैं उनसे, लेकिन प्रश्न यही है ना बिल्कुल कि उनमें भी अगर इस प्रकार की गतिविधियां हैं तो उसको भी रोकने की जरूरत है। संपोषक विकास तो तभी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी चीज माइनिंग की प्रॉब्लम है। माइनिंग जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या जैसा आपने बताया और उसका निराकरण भी इन्होंने बताया, लेकिन सैंड की जो स्थितियां बनी हुई है, पूरी बनास को, पूरी नदियों को जो है हमने खोखला करके छोड़ दिया, तो उनका हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम बदल गया तो उसको भी किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि जो नियम, जो कानून कायदे हमने बनाए हैं, उन कानून कायदों की क्रियान्विति किस प्रकार से हो रही है इसको एंश्योर करने की जरूरत है। तभी बजरी की जो प्रॉब्लम है, आज बजरी माफिया जो है इस प्रकार से पैदा हो गए कि पुलिस के साथ में उनका आए दिन झगड़ा होता है। इसमें मैं शर्मा साहब की बात पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आज के 40-50 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन होता था, शर्मा साहब मेरी बात को या उमर साहब मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, आप तो शायद नहीं देखा हो, तो बजरी का इस्तेमाल नहीं होता था, एमसेंड का इस्तेमाल नहीं होता था और यहाँ पर सुर्खी से कंस्ट्रक्शन होता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमने प्राचीन कला और जो किले देखे हैं बिना मसाले के वो बने। तो वो जो सुर्खी है वो क्या है, नॉर्मल मिट्टी जो है ना हमारी, उसको बर्न सैंड है, वो पोज़ोलाना सैंड है, बर्न सैंड है।
हम आज क्या वापस फजोलोना पर या बर्न सैंड पे वापस नहीं आ सकते? तो नदियों से बजरी का दोहन तो रुक जाएगा, बिल्कुल। एम सैंड का दोहन भी रुक जाएगा। मिट्टी के घर और गोबर और मिट्टी मिला का के घर तो भी आज नहीं भी है। हमारी ग्रामीण मैं- संस्कृति का सबसे बड़ा एक वो तो लेपन है, जो किया मिट्टी जाता का घर जी। तो बहुत अच्छी बात है, जी। लेकिन चूंकि अब हम नहीं, आधुनिकता लेपन वो की एक इस तरीके से विशेष तरीके से किया जाता था। आज भी कई गांवों में जाते हैं तो 30-40 साल पुरानी वो विरासतें हमें देखने को बिल्कुल मिलती हैं। जी। तो हम उन पे तो रिसोर्ट करें हमारे रूरल एरियाज में, लेकिन हम आधुनिकता की दौड़ में हमारे जो अर्बनाइजेशन कर रहे हाँ, उसमें हैं अब- शहरों में, वो मिट्टी के घर संभव नहीं होंगे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं, मान नहीं, सकते मिट्टी के हैं। नहीं, मिट्टी के लेपन की बात कर रहा हूं, लेकिन एक स्पेशल लेकिन जी। लेकिन हम बजरी के इस जगह पर, एम सैंड की जगह पर अगर हम बर्न सैंड का इस्तेमाल शुरू कर दें, सिर्फ एक छोटा सा, तो शायद हम बहुत बड़ी मदद करेंगे पर्यावरण को संरक्षण की। बिल्कुल बिल्कुल है ना? मैं जी, बिल्कुल सहमत हूँ बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात। बिल्कुल। उमराम जी से जवाब ले लेते हैं। उमराम जी, क्या लगता है आपको किस तरीके से जो ऑप्शन के तौर पे जो सर ने रास्ता सुझाया है? देखिए, जो मैंने बीच में बात की थी वही बात आ गई कि हम लोग जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हम विकास की ओर जा रहे हैं, उसी तेजी से हमारा पर्यावरण भी खत्म होता जा रहा है। अब ये है कि पिछले 40-50 साल में इतना सारा खत्म हुआ, अब लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि विकास तो होगा और शहरीकरण भी बढ़ेगा। अब ये है कि हमें इस बीच में किस तरह इनको रोकना है, बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हमें देखिए अल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे, वैकल्पिक स्रोत, वैकल्पिक संसाधन, वैकल्पिक चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, और कोई मुश्किल काम नहीं है मानव के लिए। जब इतने सारे आविष्कार हो जाते हैं वो भी हो जाएंगे जी। बजाय हमारी प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक पर्वतों को, प्राकृतिक पहाड़ियों को या पेड़ पौधों को खत्म किए। अब देखिए, आदमी को जीने के लिए सबसे जरूरी चीज, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं छोटी बात बताना चाहता हूँ, हवा, पानी और भोजन, ये 3 चीजें जरूरी है। अगर हमारी हवा खराब हो गई तो हम 1 मिनट के लिए मुश्किल हो जाता है, पानी खराब हो गया, खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा अगर मिट्टी और पानी नहीं होगा। तो अगर नदियों में पानी इस तरह नहीं होगा, पर्वतों में अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, पर्यावरण नहीं बचेगा, तो मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। हमें इसके ऊपर सोचना है। दूसरी बात मैं और करना चाहूंगा कि जो हमारे पास में चीजें बच गई है, और उसके कई कारण है, सरकारी प्रयास भी है। आज कई सारे संरक्षित क्षेत्र हैं, आप सरिस का मैं देख लो, टाइगर हमारे बढ़ रहे हैं, और दूसरे के वन्य जीव बढ़ रहे हैं, और पेड़ पौधों का भी आप देखो, हर जगह प्रोटेक्शन की वजह से ये काम हुआ है। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है, हाँ, ये मैं थोड़ा याद आ गया, मैं बताना चाहता हूँ, केवल वन क्षेत्र नहीं, मैं रिपीट करता हूं, केवल वन क्षेत्र नहीं, कानूनी वन क्षेत्र नहीं, उसके बाहर भी अगर जो पर्वत है, कोई भी वनस्पति है, उसको हमें बचाना है, उसको हमें रखना है। क्योंकि पर्यावरण ये नहीं देखता, पेड़ पौधे ये नहीं देखता कि वन क्षेत्र के अंदर हुई या बाहर, जहां भी हमारे पेड़ पौधे बचे हैं वो बचाना है। और इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से आगे आना पड़ेगा। व्यक्तिगत हमारे आम जिंदगी में हमारा जो व्यक्तिगत टू डे लाइफ है, जीने की पद्धति है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और हमारे संसाधनों को बचाना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, हाँ, हम गाँव में लिपे हुए घरों में रहते थे, लेकिन एक बात जो हमारे वरिष्ठ साथी, उनको तो मैं इशारा करना चाहता हूं, हर आदमी विकास चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन स्तर बढ़े। तो हमें एक बहुत बड़ी चुनौती के मुहाने पे खड़े हैं कि वो जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, और ये आप सोचिए, इतने सारी अगर कारें यहाँ चल रही है, तो हर आदमी के पास में जिस दिन कार होगी उस दिन क्या माहौल होगा, और उससे हर आदमी मकान बनाना चाहेगा। अगर यही सिस्टम चलता रहा तो अरावली का, हर डूंगर का क्या व्यवस्था होगी। और जो गाँव में आदमी रहता है उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, माइग्रेशन होता है शहरों की तरफ। अगर नदियाँ सूख जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर माइग्रेशन आएगा, फिर जैसा अग्रवाल साहब ने कहा, फिर शहर बढ़ेंगे, और फिर पर्यावरण के हमारा। तो इसके ऊपर हमें बहुत विचार करने की जरूरत है, संभल के पग रखना है। प्रोफेसर साहब जी। सर, मैं इसको सारांश रूप में ये कहना चाहूंगा आज के इसमें जी, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, जी, आओ मिलकर पेड़ लगावें, तब तब तपती वसुंधरा को फिर से हरा बनाएं। अरावली के गिरि शिखरों से, अरावली के गिरि शिखरों से साफ हो गई हरित श्रृंखला, आओ मिलकर पेड़ लगावें, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। इसके अलावा जो है आवश्यकता इस बात की है कि जन सहभागिता जब तक नहीं होगी, किसी भी विकास के प्रोजेक्ट के अंदर लोगों का सहभागिता नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि कोई भी कार्य जो है वो सफल रूप के अंदर हो पाएगा। इसलिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। और मुझे इसको देख करके 1-2 लाइनें याद आती है जी। तेरे सीने से ना सही, मेरे सीने से ही सही जी, हो जिधर से भी आग जलनी चाहिए। कुछ नहीं हो, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं जी, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। बढ़ चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। और अरावली की पर्वत श्रृंखला जो है हरी भरी हो, यहाँ पर जो विकसित
एक समुदाय हम देखना चाहते हैं, उसका एक संपोषक विकास हो और अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमारी जीवन रेखा है वो संरक्षित रहे, यही मंगल कामना जी बिल्कुल, है ये सभी की मंगल कामनाएं हैं और ये सभी की सभी यही चाहते हैं कि हमारी जो विरासत है वो सुरक्षित रहे। अग्रवाल जी, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अरावली वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। आपने कुछ देर पहले सैंड नीति का जिक्र किया था, तो राजस्थान सरकार ने सैंड के लिए एम सैंड नीति भी बनाई है। क्या लगता है आपको, इस तरह की जो नीतियां बनाना और फिर उसका क्रियान्वयन करवाना संरक्षण की दिशा में कितना बड़ा कदम है? जी अग्रवाल साहब। बहुत अच्छा कदम है जी, क्योंकि नदी की बजरियों को की माइनिंग को तो रोकना ही पड़ेगा, और अगर हम नहीं भी रोकेंगे तो एक दिन अपने आप ही वो ग्रिड में ख़त्म हो गई। जैसा अभी मेरे साथियों ने भी बताया, बनास नदी के अंदर बेडरॉक एक्सपोज हो चुकी है ऑलमोस्ट। टोंक के डाउन स्ट्रीम में तो बनास में बजरी बची ही नहीं है, तो वहाँ का पूरा ही रेपेरियन इकोसिस्टम समाप्त हो चुका है। तो इसलिए एमसैंड नीति जैसी नीतियों को हमें बहुत तेज़ी से उस पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि बजरी पर, नेचुरल सैंड पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके। बहुत सारे देश हैं दुनिया में ऐसे जहां पर नदी की बजरी पर, माइनिंग पर उनके पुरातन काल से बैन है जी। वहाँ के लाइफ स्टाइल में, वहाँ की वर्क कल्चर में, वहाँ की आदत में आ चुका है कि कंस्ट्रक्शन के लिए नदी से बजरी नहीं लेना है जी। और उसके लिए मैंने एक जो दूसरा विकल्प अभी दिया बर्न सैंड का, इस बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता है कि पुरानी जड़ों की तरफ लौटना होगा, हमारे जड़ों की तरफ लौटना होगा हमें। बिल्कुल। इसके अलावा भी जो संरक्षण की बात हो रही है माइनिंग के रेस्पेक्ट में, जी। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि हमें पूरी मिनरल इन्वेंट्री करने की आवश्यकता है। मिनरल इन्वेंट्री करने के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ, नीति निर्धारकों के साथ जी। बैठकर हमें गो नो गो एरियाज डिसाइड करने पड़ेंगे। बिल्कुल। गोल जब तक हम गो नो गो एरिया डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इको सेंसिटिवली बहुत फ्रेजाइल है, यहाँ पर माइनिंग किसी भी सूरत में नहीं अलाउ की जा सकती, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें हम। के संरक्षण के संदर्भ में एक बात, बिल्कुल। एक अरावली कंजर्वेशन अथॉरिटी की आवश्यकता है और अरावली कंजर्वेशन अथॉरिटी को सारे अधिकार दिए जाएं ताकि वो समग्र रूप से अरावली के संपूर्ण विकास के अंदर अपना योगदान दे सकें। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस दिशा में, शर्मा साहब का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा अक्सर दूसरी अथॉरिटियों के साथ होता है वैसा ना हो जी। उस अथॉरिटी के अंदर सभी विशेषज्ञों को उसमें सम्मिलित किया जाए। ऐसा नहीं हो कि उसकी कमान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए जो उसके विषय में उतना नहीं समझ रखता हो। विषय विशेषज्ञों को दिया विषय विशेषज्ञों की प्रधानता बहुत आवश्यक है। प्रधानता बहुत जरूरी। उमराम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए, आजकल वर्तमान में जो है ना, आम आदमी जाग चुका है, पर्यावरण के प्रति उसकी चेतना जगी है और पौधारोपण भी करते हैं। सरकारी प्रयास भी खूब हैं, उसके कारण से हमारे कई सारे, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपका टाइगर बर्ड है और जंगल एरिया भी, जैसा फॉरेस्ट सर्वे वाले बता रहे बटा। तो पिछले कुछ सालों में, लेकिन एक बात जो इधर प्रोफेसर साहब ने कही, साझेदारी वाली बात, ये बहुत ही ज़रूरी है। आम लोगों का एक जो धरातल पे आदमी है, उसका भी पॉलिसी मेकिंग और उसमें पॉलिसी के क्रियान्वयन में उसकी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण का विनाश होता है, चाहे जल का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे हवा का हो, उस आदमी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है जिसके पास में संसाधन कम होते हैं। तो उस लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी क्रियान्वयन में, और जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अब जैसे आगे हम सकारात्मक नोट पर ये चाहूँगा, मैं आशावान हूँ कि हमारा पर्यावरण, जिस तरह की जो पर्यावरण के प्रति प्रेम लोगों का बढ़ रहा है, हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, हमारा वन भी अच्छा रहेगा और अरावली भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अब थोड़ी सी सचेतना सब में आई है, चाहे सीनियर लोग हो या कुछ लोग हो। अच्छा, जो अथॉरिटी बनेगी, हम सकारात्मक से सोचें कि जो भी विशेषज्ञ होंगे, जो भी उसके अंदर रहेंगे, जो भी नीति निर्धारण करेंगे, वो अच्छा ही काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में लोगों की भागीदारी से अच्छा काम ही रहने वाला, यही मेरी आशा है, ऐसी आशा की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम प्रश्न प्रदीप अग्रवाल जी, आप ही से रहेगा मेरा। 2047 तक जिस तरीके से भारत को विकसित करने का हमने सपना देखा है, राजस्थान को भी विकसित करने का सपना देखा गया है कि 2047 तक विकसित राजस्थान हो, उसमें जो अरावली संरक्षण है, जो हमारी पर्वतमालाओं का संरक्षण है, जैसा कि आपने बताया कि आर्थिक विकास का मुख्य आधार है, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? सारी भूमिका है इसकी जी। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो करना होगा, और हमें ये चिन्हित करना होगा कि कौन से ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जी जो हमारे विकास के लिए, हमारे विकसित राजस्थान के लिए
ये विकसित भारत के लिए आवश्यक है, उनका चिन्हीकरण करके उन एरियाज को हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको हम गो एरियाज में रखें जी। और ऐसे एरियाज जो इको सेंसिटिवली फ्रेजाइल हैं, लेस इंपॉर्टेंस के मिनरल्स हैं, बिल्डिंग स्टोन, बिल्डिंग मटेरियल हैं, उनकी जो अरावली के अंदर माइनिंग हो रही है, खास तौर से पेरिफेरल एरियाज में जो माइनिंग हो रही है जी। उनको रोकने की बहुत आवश्यकता है जी। क्योंकि कोर में तो माइनिंग हो ही नहीं रही जी। जो भी माइनिंग हो रही है पेरिफेरल एरियाज में हो रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हो रही है, और बिल्डिंग टोटल वॉल्यूम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है जी। वो शायद ठीक है। 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना ज्यादा है क्रिटिकल मिनरल्स के कंपैरिजन में। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें इन सब चीजों को देखना होगा कि इन क्रिटिकल सबको- मिनरल्स जी। कितने इंपॉर्टेंट हैं, जी। उनको हम गो एरिया में रखें, और जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं या बिल्डिंग स्टोन्स हैं उनको हम नो एरिया में रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम प्रश्न प्रोफेसर साहब आपसे मेरा रहेगा, किस तरीके से जनता से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पूरा कार्य कर रही है संरक्षण को लेकर, जनता से देखिए, क्या कुछ अपेक्षाएं? जनता की तो सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है, जी इसके बिना कुछ भी क्योंकि कोई भी कार्यक्रम अगर हम हाथ में लेते हैं, सरकार कोई भी योजना बनाती है, अगर उसमें जनता की सहभागिता होती है, तो जैसे मैं स्वच्छ भारत अभियान का ही उदाहरण आपको जी, देता हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छी स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान, और वो काफी अच्छी तरह से प्रचारित भी हुई है जी और हर क्षेत्र के अंदर जो है सफाई अभियान चल रहा है, उसमें जनता की भी सहभागिता हो रही है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा वहां पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, जनता जो है उसको भी ये ध्यान देने की जरूरत जी। है कि जो अभियान एक चल रहा है उसमें हम किस तरह से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। जनरली होता क्या है, कचरा उठा करके घर के सामने ही डाल देते हैं। तो हमें जो है किसी भी कार्यक्रम को जी। जनता की सहभागिता के बिना तो हो ही नहीं बिल्कुल, सकता। इसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल जागरूक और रहने की अपना आसपास का पर्यावरण किस प्रकार का है, अगर वो जी। स्वच्छ है, उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है, और तभी जो है हम पर्यावरण को जी सुरक्षित रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, शुरुआत जो है हमें सबसे पहले खुद से करनी पड़ेगी। और जहां तक अरावली संरक्षण की बात है, तो अरावली हमारी विरासत है, इसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप अंत सभी में एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। जी, जी। होके मायूस ना उखाड़ो आंगन से यूं पौधे, जी होके मायूस ना उखाड़ो आंगन से यूं पौधे, धूप यहाँ बरसी है, बारिश भी यहीं होगी। यही बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। धूप यहाँ बरसी है, बारिश भी यहीं होगी। बिल्कुल, आप तीनों एक्सपर्ट जी आप। हाँ, मैं जैसे दोनों साहिबान ने बात की है, मैं कुछ उदाहरण मैंने देखे जल्दी हैं। से सर, समय की हमारे पास में कमी हाँ, 30 सेकंड। कई जी। गांवों में लोग बाग अपने ओरण और गोचर को परंपरा से आज भी बचा रहे हैं। तो ये जो उनका सामुदायिक जो दायित्व है वो निभा रहे हैं, अभी भी स्थानीय प्रजातियों को आगे ला रहे हैं, और कई जगह अगर मान लो कोई पेड़ खत्म होते हैं या सब वापस लगाने की कोशिश भी व्यक्तिगत लेवल पर, संस्थागत कर रहे गांव में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सकारात्मक चीजें हो रही हैं। सकारात्मक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और ऐसी चीजें और होनी चाहिए। आप तीनों एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में पधारे, और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार। चलिए, धन्यवाद।